चलो बेटा देखिए, हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ। क्या पढ़े थे? गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर था क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन आप बस इतना करके दिखा दीजिए। जैसे मान लो कि एक स्फीयर है। क्या है बेटा? ये एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस हमारी आर है। ठीक है, और एक चार्ज, ये ओपन स्फीयर है। ये क्या है बेटा? ओपन है, ओपन हेमी स्फीयर है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है, मतलब ये मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है। और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द फ्लक्स। क्या पूछ रहा है बेटा? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना होगा, वही हमको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आइए देखिए। हाँ, तो साहब फ्लक्स बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए। अगर ये, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर ये पूरा होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे स्फीयर के लिए नहीं, फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पूरे स्फीयर के अंदर में आ जाएगा। नहीं, अब तुम सोचो कि हमको किससे चाहिए? आधे से नहीं चाहिए, इसलिए आधे स्फीयर के लिए फ्लक्स कितना होगा बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। नहीं, हमको सबसे पहले क्या करना है बेटा? एक क्लोज सरफेस के लिए हमको पता है कि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा फ्लक्स कितना होता है बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसलिए साहब इससे कितना आंसर होगा? वो सिंपली आपको क्या नहीं, एक नंबर में पूछेगा। ठीक है, नहीं बात समझ में आया? एक नंबर ये में पूछेगा तो वो आपको बस बता देना है। इसी पे क्वेश्चन देखिए। चलिए अब इसे देखिए। कह रहे क्या कि ये बेटा क्लोज्ड हेमीस्फीयर है। ठीक है, और जो चार्ज है इस क्लोज्ड हेमीस्फीयर से कहाँ रखा गया है? बाहर। कहाँ रखा गया है? बाहर। अब पूछे कि साहब इससे फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर। इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा वो हमको निकालना है। बताओ बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा? चार्ज कहाँ पे रखा गया है? जस्ट आउटसाइड द हेमीस्फीयर। बोलो कितना होगा? क्लोज सरफेस से बाहर अगर होगा तो फ्लक्स जीरो। यार तुम लोग याद ही नहीं किए। क्लोज सरफेस से बाहर रहेगा तो फ्लक्स कितना? अब ये क्लोज सरफेस है, ये क्या था बेटा? ओपन सरफेस था। अरे हाँ ना बोल। तो क्लोज सरफेस से तब नहीं पता है। क्लोज सरफेस से अगर बाहर चार्ज है तो सारा उसके द्वारा फ्लक्स कितना होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन वही अगर क्लोज ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस से तो फ्लक्स होगा सर। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल।
क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को एकदम माइंड में बेटा रनिंग कंडीशन में रखना है। पहले आइए बेटा प्लेन सरफेस, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा? ये 2D में होता है। प्लेन एंगल किस में होता है बेटा? ये 2D में होता है कि कोई भी दो सरफेसेस के बीच में जो इंक्लिनेशन होगी, कोई भी दो सतहों के बीच में जो इंक्लिनेशन होगी, झुकाव होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर मान लो कि एक रेडियस इस आर्क की, ये आर्क मतलब जिसको बोलते हैं चाप हिंदी में, इस चाप की रेडियस जो है r है और चाप की जो लंबाई है उसको अगर l मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा? l मान लेते हैं। तो कहता है क्या थीटा बराबर क्या बोलेगा बेटा? l/r। क्या यही समझ में आता है हम लोग को? ये याद था। तो ये थीटा को डिफाइन किया गया था l/r से, और यहीं से अगर इसका यूनिट भी देखिएगा तो लेंथ क्या है उसका यूनिट मीटर होगा, और रेडियस है ये भी लेंथ ही है, तो इसका भी यूनिट मीटर ही होगा। तो ये क्या हो गया बेटा? यूनिटलेस। क्या हो गया बेटा? यूनिटलेस। फिर भी लेकिन इसका यूनिट माना गया है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पाए जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं हो, लेकिन फिर भी उनका यूनिट क्या किया गया है? माना गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़िएगा या पढ़ाया जाएगा। तो इस थीटा का यूनिट माना गया है बेटा, इस थीटा का यूनिट क्या माना गया है? रेडियन। क्या माना गया है? रेडियन। और रेडियन को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? आर से नहीं, RAD से। रेडियन किससे दिखाते हैं बेटा? RAD से दिखाते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा सॉलिड एंगल की ओर। प्लेन एंगल तो समझ में आता है हम लोग को, हम बस एक रिकॉल करा दिए आपको। थोड़ा सा एक बार हम लोग किसको देखेंगे बेटा? सॉलिड एंगल को भी देखेंगे। सॉलिड एंगल को समझने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। ध्यान से देखिए, सॉलिड एंगल को पहले दिखाते हैं ओम से। किसे दिखाते हैं? ओम से। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता था ना बेटा, ओम, तो ओम से दिखाते हैं। और साथ साथ कोई बुक इसको ओमेगा से भी दिखा सकते हैं। किससे दिखाता है बेटा? ओमेगा से भी दिखाता है और ओम से भी दिखाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मर्जी वैसे दिखाइए। अब ये सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल हमारा हमेशा क्या होता है बेटा? ये 3D होता है। क्या होता है? 3D होता है। और 3D को समझने के लिए सब हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या आसानी से भी समझ सकते हैं। कह रहे क्या कि जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, कोन होता है ना, कोन। अरे हाँ ना, तो बोल। तो कोन, कोई बड़ा कोन भी होता है और कोई छोटा कोन भी होता है। अरे समझिएगा, ये वो जैसे आप आइसक्रीम जब खाइएगा तो 5 रुपये वाला आइसक्रीम खाइएगा, ठीक है, कोन वाला, ठीक है। तो 5 रुपये वाला आइसक्रीम खाइएगा तो छोटा कोन देगा। अब वही 20 रुपये वाला आइसक्रीम खाइएगा तो बड़का कोन देगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो जब 5 रुपये वाला खाइएगा तो बेटा इतना छोटा कोन मिलेगा, है ना, ऐसे कुछ कोन मिलेगा। लेकिन वही 5 रुपये वाला खाइएगा तो साफ कोनवा तो नहीं बड़का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? वो 3D चीज़ है। वो क्या है बेटा? वो 3D है। वो क्या है? 3D है, ठीक है। वो क्या है? 3D है। अब सोचो कि ये जो कोन है यहाँ पे अपने वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल, जैसे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये जिसे मान लीजिए एक स्फीयर होता है ना बेटा, एक स्फीयर, वही एक स्फीयर है।
अरे आइसक्रीम खाते तो आइसक्रीम उसके ऊपर भर के देते हैं। ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है। और इतना बड़ा अगर स्फीयर होगा तो ये कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये वाला एंगल, ये सर्कल में जो चल रहा है ये वाला एंगल। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जैसे ये पूरा का पूरा ऐसे स्फीयर का कोई पार्ट हो गया, स्फीयर का कोई भी टुकड़ा मानो ना, ये जैसे मान लो कि ये स्फीयर है हमारा, ठीक है। इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा ये ले लीजिएगा, तो ये वाला पोर्शन बना ना बेटा आपके लिए। तो ये वाला पोर्शन ऐसे थोड़ी है, ये वाला पोर्शन कैसे है बेटा, ये वाला पोर्शन ऐसे है। जो कि आप उधर से देखिएगा तो सिंपली ये वाला फेस दिखाई देता है, लेकिन ऐसे देखिएगा तो साहब ये ऐसे दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? अब है ये एक तरीके से मानिए ये स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब ये इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं पे होगा। अरे हाँ ना, तो बोल। तो इन सब जितना भी ये एक तरीके से ये रिंग बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है जिसको हम बोलते थे रेडियस ऑफ अपर्चर। जो अपर्चर हम लोग बोलते थे, तो साहब यही ना है अपर्चर। छोटा मिरर छोटा काटेगा तो छोटा अपर्चर मिलेगा, बड़ा काटेगा तो बड़ा अपर्चर मिलेगा। तो ये क्या मिलता था, एक रेडियस मिलता था। अरे हाँ ना, तो बोल, एक सर्कल मिलता था। अब ये पूरे सर्कल से लाइंस आपको इस सेंटर से मिला देना है, मन मन मिलाइए। हर एक पॉइंट के सर्कल के हर एक पॉइंट से एक लाइन, एक पूरा का पूरा लाइन कहाँ पे मिलाना है बेटा आपको? सेंटर पे मिलाना है। इसका सेंटर होगा कहीं, सेंटर में मिलाइए। वो कैसा बनेगा बेटा? कौन बनते हुए नजर आ रहा है? अरे यार, क्या वो कौन बनते हुए नजर आ रहा है? बोलना पड़ेगा, क्या वो कौन बनते हुए नजर आ रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं आया तो खाई जी क्या कर रहा था? तो उसको सोचना है ना। अरे ये हाँ बन जाएगा, ये स्फीयर हो गया, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट हो गया। अच्छा, तो ये वाला सर्कल दिख रहा है, अरे ये वाला सर्कल दिख रहा है, इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से मानिए कि बहुत सारे स्टिक्स ले लीजिए, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टिक्स हैं। उस स्टिक को इस पे रखते जाइए, इन्वेलप करते जाइए, तो कोन नहीं बनेगा? बनेगा। शेप कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये बनेगा ऐसा? समझ में आ गया? तो अब सोचो कि अगर ये स्फीयर अगर बड़ा सा थोड़ा सा लेंगे, अगर इसकी अपर्चर बड़ा होगा, तो यहाँ पे कोन वही जो है, ये वाला जो कोन है, क्या ये बड़ा नहीं होगा? बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। छाता वाला भी सेम कंडीशन है। लाओ छाता दिखाते हैं। काय नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो काय नहीं समझ। अब ध्यान से देखिए बेटा, मान लो कि ये क्या है कि स्फीयर का पार्ट है। अरे हाँ ना, तो बोल। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा लाइंस आप इस ये केंद्र हो गया, इसका सेंटर हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा लाइन मिलाते जाइएगा। अरे हाँ ना, तो बोल। मिला दिए, ये क्या बना है? कोण नहीं बना। तो ये यहाँ पे जितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। अरे नहीं आया? अब यही बड़ा होगा तो ये वाला एंगल वो बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको खोल के रख दो। आगे बात समझ में? तो हम उसी सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए। ओमेगा से। तो सोचो ये मान लो इसकी रेडियस है। अरे हाँ ना, तो बोल। और ये क्या, ये वाला सर्कुल, ये वाला पार्ट, इसकी एरिया मान लीजिए ए। अरे हाँ ना, तो बोल। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या मान लीजिए? ए। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या मान लीजिए? ए। तो सोचो कि आर जो है इससे एरिया पे क्या परपेंडिकुलर है? उस एरिया पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? आर।
तो सरफेस पे परपेंडिकुलर, मतलब देखो सॉलिड एंगल डिफाइन किया गया ओम बराबर ए बाई आर का स्क्वायर। जैसे इसमें थीटा बराबर एल बाई आर दिखाया गया था, वैसे ही इसमें ओम बराबर ए बाई आर का स्क्वायर, यही सॉलिड एंगल डिफाइन किया गया। कुछ नहीं करना बेटा, टेंशन नहीं लेना। और ए क्या होता है? एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और आर भी क्या है? रेडियस है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? यूनिट लेस बन गया, लेकिन फिर भी इसका यूनिट माना गया है बेटा, ठीक है। इसलिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाते हैं। और इसका जो यूनिट माना गया है, हाँ, एस टी रेडियन। जी एस टी ई तो होता है रेडियन, आर ए डी आई ए, और इसको दिखाते हैं बेटा एस टी डॉट आर ए डी से। इसको दिखाते कैसे बेटा? एस टी डॉट आर ए डी से। इस सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से बाबू आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा फ्लक्स का, वो सारा का सारा प्रॉब्लम बेटा इस यूनिटरी मेथड से ख़त्म कर देगा, एकिक नियम से। बस आपको सॉलिड एंगल लगाने आना चाहिए। आगे हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, हम आपसे पूछे कि स्फीयर क्या है बेटा? 3D है। एक स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल का मान कितना होगा? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ solid angle for a sphere। यहाँ ध्यान से देख, 360 डिग्री तो वो तो 2D में हो गया ना, नहीं बात समझ में आ रही? तो 360 डिग्री का मतलब ये एक लाइन है, यहाँ से चला और फिर से यहीं पे आ गया, तब ना 360 डिग्री। तो प्लेन में मेजर किए, हम कहते हैं स्फीयर में मेजर करना है। किसे मेजर करना है? स्फीयर का। स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू की, चूंकि स्फीयर 3D ना है, तो चलो, तो उसके लिए ओम बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए बाई आर का स्क्वायर। जैसे यही ना स्फीयर होगा बेटा, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? अब हमको क्या चाहिए बेटा? ओम चाहिए, सॉलिड एंगल का वैल्यू। तो सोचो ओम बराबर कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। अब बटे में इसकी रेडियस कितनी है, तो डिवाइड कर दो, कितना बचा? 4 पाई। तब नहीं ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ, वही देख रहे एकदम सुस्त हो, कल तो पूरा जलवा बिखेर दी थी। लेकिन कल मिला जुला के अच्छा रहा नहीं? ये सब जरूरी है, एक एक कभी कभी नहीं। जल्दी कीजिए बेटा, हो गया। चलिए बेटा, ये देखिए सॉलिड एंगल की वैल्यू स्फीयर के लिए कितना होगा? सॉलिड एंगल के लिए स्फीयर की वैल्यू समझ में आ गया ना? चलो, हाँ, तो यही 4 पाई है। ये जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे ना बेटा, यही हमारा जो होगा ओम बराबर ये 4 पाई। ओम बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई। मिटा दो।
चलो आओ तो बेटा, अब इस पे बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे, लेकिन एक बार सर हम लोग जानिए कि हम लोग को सर आता प्लेन एंगल में मेजर करने खूब अच्छे से आता है यार, नहीं, लेकिन अब ये सॉलिड एंगल आ गया है, तो एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में अगर रिलेशन हो जाए, अगर एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन हो जाए तो कैसा भी डायग्राम हो उसको अपन बना लेंगे। अरे बोलो हाँ। तो सोचो एक रिलेशन यहाँ पे लिख लो बेटा कि रिलेशन बिटवीन RELATION, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो हम लोग देखना चाहेंगे। आइए ध्यान से देखते बेटा, यही ना प्लेन एंगल हो गया, है कि नहीं? अरे इतने पार्ट का लिए, इतने पार्ट का तो यही तो प्लेन एंगल दिखाई दे रहा है। बोल हाँ कि नहीं? और ये शेप मतलब कुछ ऐसे कर लो, अब समझ में आ रहा है? टोपी आ रहा है? अच्छा, तो यही आपका हो गया, ये सॉलिड एंगल ओम हो गया। और प्लेन एंगल मान लेते हैं ये वाला अल्फा। कितना मान लिए? अल्फा। नहीं, अरे बोले यार, तो कहता है कि इस अल्फा को जो हम लोग बोलते हैं सेमी मतलब आधा वर्टिकल एंगल। क्या अल्फा को क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखिए कि अल्फा जो होता है ये पूरा का पूरा अल्फा नहीं होता बेटा, अल्फा सिंपली ये आधा होगा। अल्फा क्या होगा? आधा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो कहता है क्या, ओम और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है? तो ओम बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा होता है। ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है। ओम बराबर कितना होता है? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इसका डेरिवेशन भी होता है, कैसे आता है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत आपको फिलहाल के लिए नहीं है। हम लोग को न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस बनाने के अप्रोच में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ओम बराबर क्या होगा बेटा? ओम बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर कॉस अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, वेयर अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, वेयर अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। आइए अब इसी अल्फा से, अल्फा हमारा प्लेन एंगल में हो गया, अब इसी अल्फा से आपको अप्रोच किस में जाना है बेटा? 3D में। अरे बोला हाँ कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाबू फॉर ए स्फीयर, एक गोले के लिए तुम खाली बताओ अल्फा का मान कितना होगा। मतलब कितना अल्फा चले कि हमको पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाए। आइए हम सोचाते हैं, बट अल्फा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री में होगा ना। ध्यान से देख, ये देखिए ये ऐसे है। अरे आना तो बोल, जैसे यहाँ से ये अल्फा एंगल है, कोई दिक्कत? अरे यार, तो स्फीयर का इतना वाला पोर्शन ये कवर किया हुआ है, अरे ये वाला पोर्शन ये स्फीयर का तो कवर किया हुआ है। अरे बोला हाँ। अब हम क्या करें? अल्फा को बढ़ाना चालू कर रहे हैं, अल्फा को हम बढ़ाना। अब देन जैसे देखिए ये हाथ खुलते जा रहा है, वैसे वैसे बताइए स्फीयर कितना कंप्लीट होते जा रहा है। यहाँ पे कितना स्फीयर कंप्लीट हुआ? आधा स्फीयर। पहले से अगर हम यहाँ पे 0 स्फीयर खोलते जा रहे हैं, ये पूरा ऐसे हो गया। बोल कितना स्फीयर कंप्लीट हुआ? आधा स्फीयर कंप्लीट हो गया। मतलब सर
इतना में आधा चलता है, आधा एस्फीयर हो जाएगा। चूंकि ये अल्फा ऊपर जा रहा है, ये इधर मतलब ये वाली लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन नीचे जा रही है, तो ये पूरा का पूरा एस्फीयर ये धीरे धीरे ऐसे ना कन्वर्ट होते जा रहा है, धीरे धीरे एस्फीयर ये ऐसे कन्वर्ट होते जा रहा है। तो हम जब ऐसे खोल रहे हैं हाफ एस्फीयर कंप्लीट हो गया, मतलब हेमी एस्फीयर हो गया। इतना ही मतलब और चलेंगे तो और आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो सोच यहाँ से यहाँ जाने में अल्फा कितना चला, 180 डिग्री नहीं चला, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा 90 चला। अल्फा इसलिए याद कर, अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है ना। तो ध्यान से देख, इसी से ना अल्फा चल रहा है। कितना चला अल्फा, नहीं आया, अल्फा चला 90 डिग्री, क्योंकि साहब इससे ना एंगल मेजर करना है ये। तो अल्फा कितना चला 90 डिग्री, लेकिन जब अल्फा 90 डिग्री चल रहा है तो हमको आधा एस्फीयर मिल जा रहा है, मतलब 90 डिग्री और घुमा देंगे। और बोला हाँ कि ना, तो साहब हमको पूरा एस्फीयर नहीं कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट एस्फीयर के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 180। बात समझ में आ गई। कंप्लीट एस्फीयर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 180 मतलब पाई। अब एक बार हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि साहब हमारा सॉलिड एंगल एस्फीयर के लिए जो आया था 4 पाई, वो देखते हैं वो रिलेशन सही देता है या नहीं। तो देखते हैं, तो ओम बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180। अब कॉस 180 का मान कितना होता है बेटा, माइनस का 1। अरे यार कितना होता है बेटा, माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई। क्या देख अभी तो पढ़ा था, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 पाई। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पक्का। जल्दी जेरॉक्स मारिए। अब इससे क्या होगा कि साहब हम लोग को बस इतना रिलेशन है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, ओम बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। आप साहब फ्लक्स के सभी क्वेश्चंस को निपटा दीजिएगा। अब कैसे बेटा, ये सब यूनिटरी मेथड से, आपको दिमाग नहीं लगाना है। कैसे आप निपटा दीजिएगा बेटा, यूनिटरी मेथड से, मतलब ऐकिक नियम से बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। आइए बेटा यहाँ पे और समझिए थोड़ा सा। बेटा आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि साहब क्लोज्ड स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। स्फीयर क्या है, क्लोज्ड है। स्फीयर क्या है, क्लोज्ड है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं सर कि क्लोज्ड सरफेस अगर होगा तो क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। नहीं आया। क्लोज्ड सरफेस के लिए देखो हम जा कहाँ रहे हैं, हम लोग फ्लक्स में जा रहे हैं, गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ क्या था कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब वही उसी पे जा रहे हैं बेटा कि साहब हमने स्फीयर निकाला, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो स्फीयर क्या है बेटा, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई। इसका मतलब सर चाहे वो कैसा भी शेप का हो, चाहे वो कैसा भी शेप का हो, वो क्लोज सरफेस, हमेशा उसके लिए सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। नहीं होगा, अरे क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई होगा ना। तो वो सॉलिड एंगल का वो क्लोज सरफेस कैसा भी हो, इर्रेगुलर भी काहे ना हो। यहां ध्यान से देख, हम आपको अभी यह पर लिख दे रहे हैं कि बेटा क्लोज्ड सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई होगा। बोलो कोई दिक्कत। इसका मतलब साहब हम ये स्फीयर ले लें, ये क्या ले ले बेटा, स्फीयर ले लें, तो इसके लिए भी सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। अगर हम क्यूब ले लें बेटा, तो इसके लिए भी सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम कोई भी आर्बिट्री शेप ले लें, क्लोज सरफेस,
हाँ यही तो समझा रहे हैं। सिलेंडर ले लीजिए, इसके लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे कॉन्सेप्ट जनरेट कर देगा ना साहब। जनरेट करने में क्या लगा हमको, न्यूमेरिकल बन जाएगा हमारे यार, फायदा है हमको। ये हो गया। आइए बेटा एक क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। हाँ, कहता है क्या कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, कोई भी डी दूरी पे ये मान लीजिए बेटा एक डिस्क है, क्या है? डिस्क से डी डिस्टेंस पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया है, ठीक है। और चार्ज लिखेगा Q is placed in front of a disk of radius r. A charge q is placed in front of a disk of radius r at a distance d. Then find the flux through the डिस्क। मतलब किसी भी डिस्क से, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी भी डिस्क से डी दूरी के किसी भी डिस्क से डी दूरी पे कोई भी चार्ज क्यू आर रखा गया है और उस डिस्क की त्रिज्या क्या दी गई है बेटा, आर दी गई है। तो कह रहा है कि साहब इस डिस्क से टोटल फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स का मान कितना होगा वो ज्ञात करें। कुछ नहीं, पहले तो सोचना है कि साहब इससे फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। तो ये डिस्क कैसा है बेटा, तो ये डिस्क बेसिकली ऐसा रखा गया है। डिस्क कैसे रखा गया बेटा, ऐसा रखा है, बोलो हाँ कि ना यार। क्योंकि ये है ऐसे डिस्क, लेकिन जब ऐसे रखा जाएगा तो आपके लिए तो ऐसा ही ना डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है यहाँ से कोई भी डी डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा गया है और साहब आपको क्या निकालना है बेटा, उससे फ्लक्स निकालना। तो सोचो बेटा कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स क्या सारे डायरेक्शन में निकलती हैं। जब सारे डायरेक्शन निकल रही हैं तो कुछ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वाला जो भी एरिया होगा वो पूरा का पूरा एरिया यही कवर करेगा। वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होंगी वो इसी डिस्क से निकल रही होंगी। अगर इसी डिस्क से निकलेगा तो ये तो ओपन सरफेस से फ्लक्स होगा सर।
अरे इलेक्ट्रिकल लाइन उससे क्रॉस कर रही है सर, अगर इलेक्ट्रिकल लाइन क्रॉस कर रही है इसका मतलब सर फ्लक्स होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं आया, फ्लक्स तो होगा सर। अब बात है फ्लक्स निकालने के लिए। अब फ्लक्स कैसे निकाले, एकदम कौन से देखो टेंशन फ्री, क्या करना है, एक एक नियम लगा सॉलिड में। तुम करना क्या है, तुमको पहले ये समझ में आता है कि सर अगर ये क्लोज, इसको क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे, स्फीयर से क्लोज करना पड़ेगा। अरे यार ये तो सर्कुलर शेप का है ना, इसको जब भी क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे, स्फीयर से। तो सोचो कि जितनी दूरी पे ये फ्लक्स मारने के लिए, निकालने के लिए कह रहा है, उतने ही रेडियस का क्या करेंगे, स्फीयर काट लेंगे। अरे बोले हाँ कि नहीं यार, तो उस स्फीयर में ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे सर चूंकि क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसका मतलब क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे ये भी तो बोल सकते हैं। अरे नहीं आया, इसलिए कितने सॉलिड एंगल में, यूनिट सॉलिड एंगल में फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोल हाँ कि ना। अब तुम सोचो कि सर अगर इस डिस्क का अगर सॉलिड एंगल पता चल जाए तो काम बन जाए। हम इसी को अल्फा मान लिए सर। अरे यार ये प्लेन एंगल मान लिया ना अल्फा, तो इस इतने अल्फा में कितना सॉलिड एंगल होगा वो तो हम तो निकाल ले पहले। अरे नहीं आया, क्योंकि हमको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में पता है ना रिलेशन, तो हमको बस यही ना एंगल पता चाहिए अल्फा। अरे ये भी तो देखना एक कोण ही तो बन रहा है यहाँ पे, ये भी तो कोण ही बना रहा है कि नहीं बनाएगा। तो जब ये कोण बनाएगा तो सर यही अल्फा हम निकाल लेते हैं। तो हम करें इतने प्लेन एंगल में सॉलिड एंगल कितना होता है, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा प्लेन एंगल में सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, इसलिए 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा। अरे ये तो सुनो जो बार छोड़, क्या इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा, बात समझ में आ गई। तो इतने सॉलिड एंगल में कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो ये यूनिटरी एक के लिए ना है, इतने के लिए तो गुना कर दें। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2 पाई इंटू 1 माइनस, बोल होगा कि नहीं होगा। तो 2 पाई इज बीइंग कैंसिल्ड बाई 2 पाई, दैट इज द वैल्यू इज द 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। बेटा दिखाई दे रहा है, नीचे देखो तो ठीक है। अरे बात समझ में आ गई पक्का। अब हमको क्या निकालना है, उस अल्फा की वैल्यू। अल्फा निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स यही ना होगा सर। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तो पूरा फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। फ्लक्स बराबर होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब तो सोच कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, तो क्या निकाल सकता है हाइपोटेनस। बोल कितना होगा, अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस, बोलो कोई दिक्कत। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा डी बाई अंडर रूट डी का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। इसलिए फाई बराबर क्या, इसी अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सर ये हमारा क्या हो गया बेटा, टोटल आंसर। बोलो टफ था। एक बार फिर से देखिए, हमको कहा गया कि साहब इस डिस्क से Q चार्ज की दूरी पे D दूरी पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, उस डिस्क की रेडियस R है, डिस्टेंस D है। हाँ कह रहे कि इस डिस्क से फ्लक्स कितना होगा, तो पहले तो फ्लक्स देखेंगे।
तो सर ये चार्ज है, क्या है? तो ये चार्ज है, तो चार्ज सभी जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा सर। उनमें से कुछ पोर्शन, कुछ भाग तो इस डिस्क पे भी गिरेगा। अरे मान लो कि एक तरीके से सोचो कि बल्ब जला रहे हो, यहाँ पे क्या जला रहे हो? बल्ब जला रहे हो। और यहाँ बल्ब जला के यहाँ पे वो सरफेस कोई रख दोगे तो वो सरफेस प्रकाशमय होगा कि नहीं होगा? कि अंधकारमय होगा? प्रकाशमय होगा, प्रकाशित होगा। अरे हाँ ना, तो बोल, क्या आपको हिंदी पूरा समझ में आ रहा है? तो सब ये प्रकाशमय होगा, अंधकारमय नहीं होगा। तो जब ये प्रकाशमय होगा इसका मतलब लाइटो उस पर गिर रही है सर। लाइटो उस पर गिरेगी तभी ना प्रकाश में होगा, प्रज्वलित होगा। अरे हाँ ना, तो बोलिए, लाइट क्या बोलते हैं, चमकेगा। अरे यार दिखाई दे रहा हमको, काहे के लिए दिखाई दे रहा? लाइट गिरा होगा, रिफ्लेक्ट, इट्स ओके यार, नहीं आया है। इसका मतलब सर ये चार्ज हो तो सभी जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जब चार्ज हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है तो सर है वो गिरेगा, कितना गिरेगा? तो हमको तो कुछ नहीं करना सर, हम पूरा डिस्को को लेके जितना डी दूरी था उधर लेके वो स्फीयर बना लिए, डॉटेड डॉटेड हल्का सा स्फीयर, ऐसे नहीं पूरे बना लीजिए। हाँ डॉटेड, कि आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। नहीं तो हम क्या किए सर, एक स्फीयर बना लिए। हमको पता क्या था कि सर क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम ठीक है, तो क्यू बाई लिख दिए, क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हमारा दिमाग में भी चला कि सर क्लोज सरफेस का मतलब सर सॉलिड एंगल 4 पाई। अरे क्लोज सरफेस का मतलब सॉलिड एंगल, इसका मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल में, हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं 4 पाई सॉलिड एंगल में जो कुल 4 पाई सॉलिड एंगल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो सोचो यूनिट में कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए सर इतना सॉलिड एंगल में कितना हो जाएगा, अल्फा में। तो अल्फा में सॉलिड एंगल कितना होगा, 2 पाई इंटू, रिलेशन पड़ा है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा निकाल दिए, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर हमारा फटाक से आ गया, फटाक से बन गया। अरे तुम लोग डंडा कहाँ से मिल गया था जी? पैसे से दिया है? हाउ मारा था? तुमसे थोड़ी लगा था, उससे लगा। गोइल लेकिन तिरंगा कितना सुंदर लगता है नहीं? सबसे मतलब वाकई में तिरंगा जितना खूबसूरत लगता है। हाँ, आइए ना, आइए। खैर जो सिपाही जाते हैं लोग बॉर्डर पे, जो उधर से शहीद होके आते हैं बेटा, तो एक होता है ना, जैसे आम आदमी मर जाता है तो बड़ा दुख होता है, सिपाही मरता है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही है वो तो वो लोग जान रहे हैं, लेकिन वो भूलते तो नहीं है, लेकिन वो गम को भूलना बड़ा आसान होता है उनके लिए। उस गम को भूलना बड़ा आसान हो जाता है। क्या है कि मतलब हम नहीं पता है हमको क्या है, लेकिन सोचो कि वो जो तिरंगा में लिपटा के जब आदमी आता है तो इतना ज़्यादा मान सम्मान उसका आ जाता है ना, रुतबा ही अलग हो जाता है। मज़ा क्या मतलब? हमको तो लगल बाबू तू डेक्स भाई ले गए तू। एंकरिंग भी लेकिन बहुत अच्छा की थी ना। बाल दिवस छोड़ के सब डे होता। बाल दिवस में जानते हो, बाल दिवस में उसमें या तो वो रहता है, छठ रहता है, दिवाली रहता है, यही सब कुछ टाइमिंग रहता है। उस टाइम पे अपने आप छुट्टी ही हो जाती है।
हम लोग तो हमेशा बाहर ही बनाते हैं, आज तक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। चाहे स्कूल में जब हम लोग थे तब से लेके अभी तक पढ़ाते, सब टीचिंग लाइन में ही रह गया आदमी, तो उसमें हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं, तो उसमें बर्थडे मनाते। हो गया, मिटा दें। एक क्वेश्चन देते हैं बेटा, सब लोग हो गया ना करीब करीब। आइए यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ लोटा। लोटा देखें, लोटा है ना, कैसा लो तो पूरा पानी पीने के लिए। हाँ, तो बहुत लोग कुछ अलग काम के लिए भी लोटा लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, तो आइए यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहे क्या, ये लोटा है हमारा, क्या है बेटा, क्या है, लोटा है। अब इस लोटा का ऊपर वाले जो क्या, ये कैसा मिलता है, डिस्क मिलता है, फ्लैट मिलता है, मिलता है, वो फ्लैट होता ना, वो कवर किया गया है, नहीं समझ में आया। हाँ, तो कह रहा है कि इस लोटा के ऊपर वाले जो पोर्शन है, इसकी त्रिज्या r दी हुई है, और यहाँ से कोई भी h हाइट पे, यहाँ से कोई भी h डेप्थ बोल लो, तो एगो चार्ज रखा गया है q। तो कह रहा है क्या, उसको इस पूरे लोटे से फ्लक्स नहीं चाहिए। पूरा लोटा से फ्लक्स कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लोज सरफेस हो गया ना, तो पूरे लोटे से फ्लक्स कितना होगा, q। अच्छा, लोटा का अंग्रेजी क्या होता है जी, सही है ना, लोटा समझ आ रहा है। लोटा, लोटा तो नहीं, लोटा नहीं, लोटा, लोटा तो लोटा नहीं, तो नहीं लोटा। तुम्हें समझ में आया क्या हुआ? अरे लोटा, लोटा तो लोटा नहीं, तो नहीं लोटा। बोलो क्या होगा इसका आंसर। तो कह रहे क्या, ध्यान से समझिए बेटा, कह रहे क्या कि पूरा का पूरा हमारा क्या है बेटा, क्लोज सरफेस है ना। तो हमको पता है सर, क्लोज सरफेस चाहे किसी भी शेप का, सर फ्लक्स हमेशा क्यू बाई, इसमें कोई शक वाली बात। तो तुम सोचो, हम ये लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए, फ्लक्स। हर जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स है, इस डिस्क से नहीं चाहिए। अरे है ना, तो बोल, हमको किससे चाहिए कि साहब इस चार्ज, ये जो चार्ज है, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज निकल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व सरफेस से कितनी निकल रही हैं, उतना ही हमको पता करना है, वही हमको फ्लक्स है। बोलो कोई शक नहीं साहब। अरे देख ना, फाइंड द फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करें थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द लोटा। इस लोटे के वक्र हिस्से से, लोटे के वक्र हिस्से से कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। अब देख, फिर वही लिखेंगे कि सर अब ऐसे लिख दें कि 4 पाई सॉलिड है, देखो 4 पाई सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स का मान होगा बेटा, वो कितना होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो या यूनिटरी मेथड लगा लो, यूनिट सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए अब तू सोच कितना सॉलिड एंगल में, तो हम क्या करेंगे कि हमको पूरा तो फ्लक्स पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हम क्या करेंगे साहब, इसी डिस्क से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, पूरे में से घटा देंगे, क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। अरे तो तुम सोचो, हाई डिस्क का निकाल लो, तो ये डिस्क की रेडियस r है, हाइट h है, तो हाई वाला डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस हाई एंगल हो जाएगा अल्फा। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या सेमी क्वेश्चन तो है सर, बनाने में क्या लगा है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा सॉलिड एंगल, अल्फा एंगल मान लिया, तो इतना में फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 पाई इज बीइंग कैंसिल्ड बाई 2, तो ये आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ तो ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। कैसे है जी, गिर जाएगा सर। आई बोलो कॉस अल्फा का वैल्यू कितने लिखे वहां पे। अब इसमें कॉस अल्फा निकालना है ना, इसका लिखेंगे बेटा कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉस अल्फा h बाई अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, अभी आ रहा है। अब ध्यान से, इसलिए जो टोटल फ्लक्स बराबर होगा वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा h बाई अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस, हाँ अच्छा, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद। ये तो फ्लक्स किसके आ गया, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स आया किससे बेटा, डिस्क से। अरे हाँ ना, तो बोलते ये वाला जो डिस्क बन रहा है इस डिस्क से फ्लक्स आपको निकल गया। हमको क्या चाहिए, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स चाहिए ना, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या लिखेंगे बेटा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस ऑफ लोटा, नहीं ऑफ लोटा। तो लोटा, तो टोटल फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो साहब Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से फ्लक्स थ्रू द डिस्क क्या सब्सट्रैक्ट कर दें। अरे बोलो हाँ कि ना यार, नहीं काम बन जाएगा। तो सोचो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस h बाई अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब इसमें से बाकी सॉल्व करना है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। अरे हाँ ना, तो बोल इंटू इसका एलसीएम ले लो, तो अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस माइनस का बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है ना। ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, वही रह जाएगा बेटा, यही रहने दो, यही पे इसको क्या कर दो, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2 कर दो, बस लिख लो आंसर।